तो मध्य वर्ग का उदय इसलिए हुआ था कि जो सामंतवादी व्यवस्था वहां पर था, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए जिन वर्गों का उदय हुआ, ऐसे वर्गों को हम लोग क्या कहते हैं में, जैसे कि नाम सुने होंगे आप, फ्रांस का नाम सुने होंगे, इंग्लैंड का नाम सुने होंगे। तो यूरोप में बहुत सारा देश था। हेलो दोस्तों, मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी के लिए आपको इतिहास पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इतिहास के बुक का आपका सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत करते हैं ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसमें यहाँ पर एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। यही सब टॉपिक जो है आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रवाद क्या होता है, उसके बाद निरंकुशवाद क्या है। जब निरंकुशवाद को समझ लेंगे तो आगे जानेंगे कि अंसर्ट रेनन जो है वह राष्ट्र की परिभाषा में क्या क्या बताए हैं। उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद कुलीन वर्ग से आप क्या समझते हैं, उसके बाद यूरोप में जो मध्य वर्ग का उदय हुआ है उसके बारे में जानेंगे और अंत में जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो इन सारे टॉपिकों पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। दोस्तों, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यानी कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, जिस भी शब्द के अंत में वाद लग जाता है वह एक विचारधारा बन जाता है। जैसे जाति के बाद अगर वाद लग गया तो जाति का एक विचारधारा बन गया। उसी तरह से राष्ट्र के साथ वाद लग गया तो राष्ट्र के प्रति एक अलग भावना, एक अलग विचारधारा बन गया। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंतर्गत एक राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको एक सूत्र में बांधने की ताकत होती है। आज तक जितने भी देश आज़ाद हुए हैं, चाहे वह भारत हो, चाहे वह अमेरिका हो, चाहे वह ब्रिटेन हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह फ्रांस हो, जितने भी देश आज आप पढ़ते हैं अपने बुक में, जो भी देश आज़ाद हुए हैं सब एक ही चीज़ के कारण हुए हैं, वो है राष्ट्रवाद। यानी कि देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर दो शब्दों में राष्ट्रवाद की परिभाषा दी जाए तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना रखना, जिससे कि देश का उन्नति हो सके, देश आगे बढ़ सके। तो दोस्तों, यही है राष्ट्रवाद। दोस्तों, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि निरंकुशवाद क्या होता है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, निरंकुशवाद का मतलब होता है, सबसे पहले इसको दो भागों में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले नीर, उसके बाद अंकुश। नीर का मतलब होता है नहीं और अंकुश का मतलब होता है कि मतलब रुकावट, किसी पर अंकुश नहीं लगाना। यानी कि एक ऐसी सरकार जो कि जनता के प्रति अपना दमनकारी नीति अपना लेती है, अपना जो भी उसके मन मुताबिक काम आ रहा है वह थोप देती है जनता के ऊपर, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। यानी कि एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार अपने मनमाना ढंग से शासन चलाती है और जनता का बात को न मान करके अपना बात जनता के ऊपर थोप देती है। इस तरह के विचारधारा को हम लोग निरंकुशवाद कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जर्मनी में जो हिटलर ने शासन किया था वो एक निरंकुशवादी नीति था। दोस्तों, आशा करते हैं कि निरंकुशवाद आपको समझ में आ चुका होगा। अगर निरंकुशवाद को हम एक छोटा सा उदाहरण के रूप में देखें, जैसे कि भारत देश में मान लेते हैं कि अंग्रेज लोग आया था, तो अंग्रेज लोग आ करके क्या भारत के लोगों को जो ज़रूरत था उसको पूरा कर रहा था, लोगों का बात मान रहा था, या अपना मनमाना ढंग से शासन चला रहा था। वो लोग क्या करता था, अपने मनमाना ढंग से शासन चलाता था। यानी कि जो अंग्रेज थे वह यहाँ पर भारत में कैसा शासन चला रहे थे, तो निरंकुशवादी शासन चला रहे थे। उन पर कोई अंकुश था ही नहीं। तो अंकुश लगाने का काम कौन किए, तो गांधी जी और गांधी जी के जैसे बहुत सारे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी नेता लोग थे वो लोग मिल करके उन लोग पर अंकुश लगाने का काम किए। तो आपको डेफिनेटली समझ में आ चुका होगा कि निरंकुशवाद किसे कहते हैं। दोस्तों, अब चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है कि अंसर ट्रेनर ने राष्ट्र की परिभाषा कब और क्या दी है। दोस्तों अंसर ट्रेनर 1882 में राष्ट्रवाद की परिभाषा दिए हैं, यानी कि राष्ट्र की परिभाषा दिए हैं। दोस्तों अंसर ट्रेनर के अनुसार राष्ट्र एक बहुत बड़ी एकता है, यानी कि वो कहते हैं कि कोई भी देश या राष्ट्र जो है वह बहुत बड़ी एकता का ही परिणाम है। उनमें उसका जो अस्तित्व है राष्ट्र का, वो अस्तित्व है रोज होने वाला वहाँ का जनमत संग्रह, यानी कि जन के मतों का संग्रह जो है वह राष्ट्र का अस्तित्व होता है। दोस्तों इसके बाद प्रांत उनके निवासी हैं तथा जो सलाह लेने का अधिकार जो है वहाँ के सिर्फ लोगों का ही है, यानी कि जो सलाह लेना है या सरकार को सलाह देना है यह किसके अधिकार के अंतर्गत आता है, वो सिर्फ जनता के अधिकार के अंतर्गत आता है। अतः राष्ट्रवाद का जो ये परिभाषा दी है अंसर ट्रेनर, यह ये बताना चाहते हैं कि किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी राष्ट्र को की राष्ट्रीयता को बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति अगर राष्ट्र को चला रहा है तो वह राष्ट्र बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएगा। यानी कि राष्ट्र को चलाने के लिए जनता पर निर्भर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप जनता के समस्याओं को नहीं सॉल्व कीजिएगा, जनता की बातों को नहीं समझिएगा। एक राष्ट्र के अंदर बहुत सारे राज्य होते हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, जिले के अंतर्गत बहुत सारे गांव होते हैं और छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। तो निचले स्तर से अगर आप हर व्यक्ति का हर गांव की समस्याओं को अगर नहीं समझ रहे हैं और सिर्फ ऊपर ऊपर आप एक व्यक्ति ही मिलकर के एक व्यक्ति ही पूरे देश को चलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपका राष्ट्र बहुत जल्दी जल्दी बिखर जाएगा। आपने देखा होगा जैसे कि श्रीलंका को बर्बाद होते देखा, बगल में पाकिस्तान को बर्बाद होते देखा। यह क्या है? यह एक तरह से अपना जो है अकेले शासन चलाने का परिणाम है, जो कि आज राष्ट्र बर्बाद होते जा रहा है। और हम लोग का देश इतना उन्नति क्यों कर रहा है? क्योंकि हम लोग अलग अलग होते हुए भी हम लोग एक सूत्र में बंद करके चल रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझा भी जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको जो अंसर ट्रेनर परिभाषा दी है राष्ट्रवाद का वो आपको समझ में आ चुका होगा। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत तो वैसे 1789 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आपको जो मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाएगा वह 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से पूछा जाएगा। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण क्या था? फ्रांसीसी क्रांति है क्या? चलिए इसको समझते हैं। दोस्तों 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति थी वह एक तरह से विश्वविख्यात है, यानी कि इतिहास, यूरोपीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। दोस्तों देखिए, अगर सिंपल भाषा में समझा जाए तो एक तरफ धनवान व्यक्ति और दूसरे तरफ निर्धन व्यक्ति, धनवान और निर्धनों के बीच का जो भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया गया, उसके लिए एक क्रांति हुई। इसी को हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति आखिर हुआ क्यों ऐसा ज़रूरत पड़ा कि इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा क्रांति किया जाए जिससे कि कुछ सुधार हो? आखिर क्या कारण था? तो इसका मुख्य 5 कारण हम आपको बताएंगे। सबसे पहला, लुई फिलिप का निरंकुशवादी शासन। लुई फिलिप वहाँ के राजा जो थे वह निरंकुशवादी शासन कर रहे थे, जिसके चलते यह क्रांति हुई। दूसरा था जो कर वसूलने यानी कि टैक्स वसूलने का जो प्रणाली था, जो नियम था, वो बहुत ही खराब नियम था। तो कर वसूलने के जो गलत प्रणाली था, इसके चलते भी वहाँ पर क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। तीसरा है कि कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के जो लोग थे, हम आगे आपको क्वेश्चन में बताएंगे कुलीन और पादरी वर्ग क्या है। तो कुलीन वर्ग के लोग और पादरी वर्ग के लोग को विशेष अधिकार मिला था और अन्य जनता जितनी थी उनको कोई विशेष अधिकार मिला नहीं था। तो इस कारण भी क्या हुआ कि आपका फ्रांसीसी क्रांति हुआ। उसके बाद आगे हम बताएं कि जनता की समस्याओं को नहीं सुनना। जनता सड़क पर आकर के आंदोलन भी कर रही है, राजा के पास भी जा रही है, अपने स्तर से बहुत कोशिश कर रही है कि उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन वहाँ जो था, जो शासन प्रणाली बना हुआ था, जनता के खिलाफ में बना हुआ था। जनता को कोई उसमें कोई चीज़ का प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो जनता की समस्याओं को नहीं सुनना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये चारों चीज़ से जो इम्पैक्ट पड़ा वह 5वां नंबर है कि जनता का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से स्तर बहुत गिरते चला गया, जिसके कारण जनता आखिर में पूरा विस्फोट हो गई। जनता अपने अंदर से ही फट गई, यानी कि जनता में इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि वहाँ के शासन को अलग करने के लिए जनता फ्रांसीसी क्रांति की और आगे चल करके फ्रांसीसी क्रांति करके फिर आज़ादी
के लिए प्रयास किया और आज़ादी उनको मिला भी। तो दोस्तों ये था आपका फ्रांसीसी क्रांति, और मुख्यतः आपको मैट्रिक एग्जाम में 1848 की फ्रांसीसी क्रांति को पूछा जाता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये चीज़ जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इसका पूरा PDF मिल जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक है कुलीन वर्ग के लोग। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कुलीन और पादरी वर्ग का जो 2 शब्द आया था, इसी से हम अगला क्वेश्चन बनाए हैं कि कुलीन वर्ग का क्या अर्थ है, कुलीन वर्ग के लोग कौन थे। दोस्तों यूरोप में कुलीन वर्ग के जो लोग थे वह जो जमीन के मालिक होते थे, यानी कि जिनके पास ज़्यादा धन संपत्ति होता था, जो ज़मीन के मालिक होते थे, जिनके पास बड़ी बड़ी हवेलियां थी, महल थी, ऐसे वर्ग के लोगों को कुलीन वर्ग के अंतर्गत रखा जाता था। दोस्तों कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनमें एक समानता देखी गई है यूरोपीय इतिहास में कि वे लोग अपने आपसी संबंध में ही विवाह कर लेते थे। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग दूर का संबंध खोजते हैं, जैसे कि ज़्यादा रिलेटेड संबंध है तो वहाँ पर हम लोग का शादी विवाह नहीं होता है। लेकिन यूरोपीय इतिहास में जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग क्या करते थे कि आपस में ही विवाह कर लेते थे। क्योंकि इसलिए करते थे कि वैसे लोगों की जनसंख्या ज़्यादा थी नहीं, तो अपने जनसंख्या बढ़ाने के लिए आपस में ही वो लोग विवाह का प्रचलन था। दोस्तों कुलीन वर्ग के बारे में और भी चीज़ आपको बताते चलें कि कुलीन वर्ग के लोग अपने से खेती नहीं करते थे। वो लोग कैसे खेती करते थे, या तो किसानों से खेती करवाते थे, या उस समय भूदास लोग थे जो कि भूमि का कुछ पार्ट दे दिया जाता था उनको और फिर कहा जाता था कि आप खेती कीजिए और आधा आधा बंटवा लीजिए। इस तरह से कुछ नियम प्रणाली होगा जिसके तहत वो लोग खेती करते थे। तो दोस्तों कुलीन वर्ग के लोग यूरोपीय इतिहास में बहुत विख्यात थे, और जहां भी आप यूरोपीय इतिहास का चीज़ पढ़िएगा वहां कुलीन वर्ग के बारे में जरूर पढ़िएगा। दोस्तों ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है यूरोप में मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। दोस्तों आपको बता दें कि 19वीं शताब्दी में फ्रांस और जर्मनी के कुछ हिस्सों में औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो एक लाइन में हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कोई भी देश में मशीन कल कारखाने लग जाते हैं जिनमें कि वहाँ के रह रहे जनता भी जा कर के वहाँ पर काम करती है, और धीरे धीरे जनता का भी जो जीवन स्तर है आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार के पूरे व्यवस्था को हम लोग औद्योगिकरण कहते हैं। दोस्तों जब यूरोप के 2 देश जैसे कि जर्मनी और फ्रांस के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण के फलस्वरूप कुछ ऐसे वर्ग आगे उभर करके आए, जैसे कि कुछ लोग शिक्षित हो गए, कुछ लोग उदारवादी हो गए। तो शिक्षित उदारवादी लोग आगे जब बढ़ने लगे तो यह लोग का एक पूरा समूह बन गया। तो इन लोगों के पूरे समूह को ही हम क्या कहने लगे, मध्य वर्ग का लोग कहने लगे। दोस्तों मध्य वर्ग के जो लोग थे उस समय के यूरोपीय इतिहास में ज़्यादा विख्यात है, क्योंकि उस समय के यूरोप को जिस देश में मध्य वर्ग का उदय हुआ था, यूरोप के जिस देश में, उस देश को आगे बढ़ाने में मध्य वर्ग के लोगों ने बहुत साथ दिया। जैसे कि जो लोग शिक्षित हो जाएगा, जो लोग व्यापारी हो जाएगा, जो लोग श्रमिक हो जाएगा, वह देश में अपने वहाँ के राजा को या वहाँ के जो भी होंगे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, जब लोग व्यापारी बन जाते हैं, जब लोगों के पास पैसा आने लगता है तो सरकार को टैक्स देते हैं, तो वहाँ का देश आगे बढ़ना शुरू कर देता है। तो यही हुआ फ्रांस और जर्मनी में भी। जब औद्योगिकरण शुरू हुआ तो वहाँ पर ये लोग उभर करके आए, शिक्षित लोग, श्रमिक लोग, व्यापारी लोग उभरे, और इन्हें ही मध्य वर्ग का लोग कहा गया। और ऐसे लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में बहुत साथ दिए। वैसे देखा जाए तो मध्य वर्ग का उदय क्यों हुआ था, तो मध्य वर्ग का उदय इसलिए हुआ था कि जो सामंतवादी व्यवस्था वहाँ पर था, सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ने के लिए जिन वर्गों का उदय हुआ, ऐसे वर्गों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे वर्ग को हम लोग यूरोपीय इतिहास में मध्य वर्ग का लोग कहते हैं। तो दोस्तों आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यूरोपीय इतिहास में मध्य वर्ग का उत्पत्ति कैसे हुआ, मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ। दोस्तों आज के वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में बात करें उससे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 19वीं सदी तक, यानी कि 19वीं सदी जब शुरू हो रहा था उससे पहले तक यूरोप में जो
अलग अलग क्षेत्र था यूरोप में, जैसे कि नाम सुने होंगे आप, फ्रांस का नाम सुने होंगे, इंग्लैंड का नाम सुने होंगे। तो यूरोप में बहुत सारा देश था। तो यूरोप में जितने भी देश थे, यूरोप अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था और सभी क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन था। यानी कि यूरोप जो था 19वीं सदी में और भी ज़्यादा क्षेत्रों में बटा हुआ था और वहाँ पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। लेकिन कुछ राजाओं का शासन बहुत अच्छा हुआ, कुछ राजाओं का शासन बहुत खराब हुआ। वो चीज़ तो आप इस वीडियो के शुरुआत में ही पढ़ लिए थे कि कैसा कैसा शासन हुआ। तो दोस्तों, अच्छा राजा का शासन हुआ और बुरा राजा का भी शासन हुआ, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो यूरोप में जितने भी लगभग राजा हुए वह खराब ही निरंकुशवादी ही शासन चलाए थे। तो इस चीज़ से आज़ादी पाने के लिए लोगों ने क्रांति करना शुरू किया, जैसे कि आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो जब क्रांति शुरू हुआ तो 1789 में सबसे पहले फ्रांस से क्रांति शुरू हुआ। 1789 में इसकी शुरुआत हुई फ्रांस की क्रांति की। लेकिन फ्रांस की क्रांति जब शुरू हुआ तो उतना इम्पैक्ट पूरे यूरोप पर नहीं पड़ा। लेकिन फ्रांस की क्रांति शुरुआत तो हो चुकी थी, 100 साल लग गया, यानी एक सदी, 100 साल लग गया पूरे इस फ्रांस की क्रांति को पूरे यूरोप में फैलने में और फ्रांस में भी फैलने में। तो धीरे 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 1848 का आप जानते हैं, तो 1848 के बाद भी फ्रांस का क्रांति बहुत जोरों शोरों से पकड़ा और धीरे धीरे सबसे पहले राष्ट्रवाद का शुरुआत फ्रांस से ही हुआ। और सबसे पहले जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके कारण सबसे पहले फ्रांस में जो राजतंत्र का शासन था वह कौन चीज़ में बदल गया? प्रजातंत्र में बदल गया। राजतंत्र का शासन प्रजातंत्र में बदल गया, यानी कि पहले राजा शासन चलाते थे और प्रजा शासन चलाने लगा। और ये विचारधारा धीरे 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 पूरे यूरोप में फैलते चली गई और हर जगह का राजतंत्र व्यवस्था समाप्त होकर के आगे चल के प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हो गया। तो इस प्रकार से पूरा यूरोप जो था उसमें राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, 19वीं शताब्दी के बाद हुआ और धीरे 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 पूरा यूरोप आज़ाद हो गया। और आज यूरोप क्या है वह आपके सामने ही है। तो इस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। दोस्तों, हमने आज आपको बहुत सारे टॉपिकों पर चर्चा किया है, पूरे राष्ट्रवाद क्या होता है और यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय तक जितने भी टॉपिक आते हैं इस वीडियो में हमने चर्चा किया। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको वो PDF मिल जाएगा। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नए क्वेश्चन को लेकर के नए जोश के साथ। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।